नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जिले में बागमती नदी के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। कई प्रखंडों में हाई अलर्ट। अहियापुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चंदन बखरी एनएच पर छापेमारी कर 2 पिकअप शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। और स्मार्ट मीटर के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में बागमती नदी के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। जिला प्रशासन ने कई प्रखंडों में हाई अलर्ट जारी किया। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फरपुर जिले में बागमती के बाद अब गंडक नदी के जल स्तर में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरा प्रशासनिक अमला डीएम और एसएसपी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। बागमती के बढ़ते जल स्तर से जहां औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड में लगातार बाढ़ का संकट बढ़ गया है, वहीं गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से जिले के 3 प्रमुख प्रखंड साहेबगंज, सरैया और पारू के इलाकों में भी बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक जिला प्रशासन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। वहीं एसडीओ पश्चिमी शिरिया श्री का कहना है कि अभी गंडक खतरे के निशान से नीचे है, पर संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर सभी अंचल अधिकारी को प्रखंड क्षेत्र में कैंप करने को कहा गया है। बाढ़ से संभावित खतरे को लेकर सारी तैयारी की जा रही है। पारू में एसडीआरएफ टीम को भी तैनात कर दिया गया है। गंडक में अभी पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। परसों से कल और कल से आज तक में फर्दर राइज हुआ है और संभावना है कि अभी फर्दर राइज होगा। हालांकि वर्तमान में जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनकी स्थिति स्ट्रांग है और जो लोगों की बसावट है, हैबिटेशंस में अभी पानी कम आया है। केवल जो दियारा में नदी के बेल्ट में जो घर हैं उस तरह के कुछ टोलों में पानी आया है, साहिबगंज ब्लॉक में और कुछ पारू ब्लॉक में भी। बाकी इन जनरल जो हैबिटेशंस हैं वो फिलहाल पानी की पहुंच से ऊपर है। प्रशासन की तैयारी वहाँ किस तरह से है और किन किन चीज़ों की प्रबंध चाहिए, खासकर रेस्क्यू की जरूरत होती है? तो फिलहाल प्रिपरेशन में सबसे पहला तो हमने एम्बैंकमेंट्स को चेक किया हुआ है। जो तटबंध है उन्हें हमने चेक करके स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लगातार रोज ही टीमें जा रही हैं, जहाँ भी कोई कमियां दिख रही हैं उसे तुरंत सुधारा जा रहा है। और इसके अलावा लोग डिप्लॉयड हैं, अलर्ट पे हैं। नावें चलाई गई हैं, निःशुल्क नाव की सेवा है और आवश्यकता के अनुसार उसे प्रतिदिन बढ़ाया भी जा रहा है। ये सभी के लिए उपलब्ध है। किसी तरह की भी अगर हमें अचानक से रेस्क्यू की या लोगों के आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं जहाँ पर कि पानी आ गया है, तो वहाँ पर नावें यूज़ हो रही है। एसडीआरएफ की हमारे पास एक टीम डिप्लॉयड है जो कि पूरे 46 किलोमीटर्स पे है गंडक, तो पूरे में स्प्रेड आउट है। जब जहाँ ज़रूरत होगी तो वो फटाफट रिस्पॉन्स, उनका मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम में वो रेस्क्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर काफ़ी क्रिटिकल है। नेक्स्ट अगले 48 आवर्स में, जैसा कि पिछले लगभग 72 घंटों से ऑलरेडी हाई अलर्ट पे चल रहा है प्रशासन, खासतौर पे लोकल प्रशासन, तो अगले 48 आवर्स में भी इस अलर्ट मोड को जारी रखा जाएगा। 24 घंटे गश्ती कर रहे हैं और जिस भी तरह की कोई भी कमियां कोई फ्लैग कर रहा है उसे सुधारा जा रहा है। और साथ साथ में जैसे अगर अचानक पानी बढ़ता है तो आश्रय स्थलों की व्यवस्था ऑलरेडी की जा चुकी है, पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहायता से हम लोग जिन लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो चुका है या पानी आने के अगले कुछ घंटे या रात भर में संभावना है, उन्हें हम लोग जनप्रतिनिधियों की मदद से कन्विंस करके सेफ एरियाज में लेकर भी आ रहे हैं। अहियापुर पुलिस ने चंदन बखरी एनएच पर छापेमारी कर 2 पिकअप शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। मंगलवार की अहले सुबह अहियापुर थाना क्षेत्र के NH 57 चंदन बखरी जाने वाली सड़क से 2 पिकअप शराब जब्त किया गया। पुलिस को देखकर पिकअप के साथ मौजूद 5 लोग भागने में सफल रहे। वहीं एक पिकअप के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार पिकअप चालक का नाम राजमंगल कुमार है, जो अहियापुर थाना क्षेत्र के आदम छपड़ा का रहने वाला है। CDPO 2 विनीता सिंह ने बताया कि अहियापुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 पिकअप पर शराब लोड कर डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने मंगलवार की सुबह 3 बजे चंदन बखरी NH-57 पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच शुरू कर दी। पुलिस को वाहन जांच करते देखकर दोनों पिकअप पर सवार 5 लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने खदेड़ कर एक पिकअप के चालक राजमंगल कुमार, जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र के आदम छपड़ा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया। दोनों पिकअप पर 157 कार्टून अंग्रेजी शराब लोड थी। लगभग 1400 लीटर विदेशी शराब दोनों पिकअप से जब्त की गई है। पिकअप चालक राजमंगल कुमार को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2010 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कल दिनांक 30/9/2024 को जिला अंतर्गत एक विशेष समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था, जिसके तहत अहियापुर क्षेत्र अंतर्गत 2 टीम रात को छापामारी के लिए निकली थी। उसी में NH-57 से जो चंदन बखरी की ओर जाने वाली सड़क है, उसमें जब पुलिस की छापामारी दल प्रवेश की तो वहाँ पे 2 पिकअप वैन्स थे जो दूसरी तरफ से आ रहे थे, और पुलिस को देखते ही एक पिकअप वैन का ड्राइवर और उसमें जो और भी लोग पिकअप वैन में मौजूद थे, वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राजमंगल कुमार, उम्र करीब 24 वर्ष, और पेशर स्वर्गीय शिव बालक राय, साकिम आदम छपरा, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर हुई है। और जो पिकअप वैन पकड़ाई है उसमें मैकडॉवेल्स के 157 कार्टून, जिसमें करीब 1400.4 लीटर शराब बरामद किया गया है। और इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापामारी चल रही है, और शराब जो है उस पर फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था, और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग अभी पता कर रहे हैं। कहाँ डिलीवर करना था, कुछ पता चलता है? अभी इन्होंने डिलीवरी का जगह नहीं बताया है, पूछताछ इस पे जारी है। और जो शराब मैन्युफैक्चर्ड है और फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ है, इनके द्वारा अभी बताया नहीं गया कि इन्होंने पिकअप कहाँ से किया था और किस जगह पे डिलीवरी पॉइंट थी, लेकिन इस पे हम लोग सख्ती से पूछताछ भी कर रहे हैं, और बाकी इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे अभी तरह अनुसंधान। जो मौके से फरार हुए उनकी पहचान हुई? उनकी पहचान नहीं हुई है, क्योंकि घटना करीब 3 बजे रात्रि की है। आज 1 तारीख को 3 बजे रात्रि सुबह का टाइम था, तो उसमें उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो पकड़ाए गए अभियुक्त हैं, और उनकी निशानदेही पे और भी चीज़ें, मतलब और जगह छापामारी चल रही है, और इसमें हम लोग आगे तरह जिसकी गिरफ्तारी हुई उसका कुछ आपराधिक इतिहास अभी इस थाना में आपराधिक इतिहास इनका मिल नहीं पाया। बाकी थाना से हम संपर्क कर रहे हैं, अगर कुछ आपराधिक इतिहास मिलेगा तो इसके पास से कुछ बरामद भी हुआ शराब के अलावा? नहीं, शराब के अलावा कुछ और बरामद की नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ को लेकर सदर अस्पताल में शुरू किया नियंत्रण कक्ष। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के बढ़ते खतरे को लेकर सदर अस्पताल में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया गया है। CS ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर के सदर अस्पताल में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में 12 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कोई भी सूचना आने के बाद त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा CS ने सभी अस्पतालों के प्रभारियों को बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में 12 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कोई भी सूचना आने के बाद त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथ ही सदर अस्पताल और सभी PHC, CHC में मेडिकल टीम गठित कर दी गई है, और सभी तरह की दवाओं का भी स्टॉक मौजूद है। बाढ़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हर शिफ्ट में कम से कम एक चिकित्सा पदाधिकारी के साथ 2 चिकित्सा कर्मी को रखा गया है, और कंट्रोल रूम को जैसे ही कोई शिकायत सूचना मिलती है कि फ्लड रिलीफ में के राहत में कहीं कोई कमी आ रही है, तो तुरंत टीम जो है सो वहाँ के स्थानीय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क कर
सूचना एकत्रित कर यदि वहाँ कोई कमी है तो तुरंत दुरुस्त किया जाएगा, और यदि सदर अस्पताल की कोई भूमिका चिन्हित होती है तो यहाँ से टीम जाके और हम अपने डॉक्टरों को टीम वहाँ से भेजेंगे। और कंट्रोल रूम 24 घंटे चलेंगे, 3 शिफ्ट में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। और हमने प्रचुर मात्रा में फ्लड से रिलेटेड जो भी दवा होती है उसका मैंने यहाँ पर एकत्रित कर लिया है। भंडारपाल को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे, और हम लोग इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं होने देंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बने सामुदायिक किचन का निरीक्षण जिला अधिकारी ने किया। मंगलवार को जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र औराई कटरा गायघाट का भ्रमण कर प्रभावित परिवार से मुलाकात की तथा हालचाल जाना। उन्होंने क्षेत्र में कैंप कर त्वरित रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव हेतु एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई। साथ ही प्रशिक्षित गोताखोर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सामुदायिक किचन तथा राहत शिविरों में भी शौचालय, पेयजल तथा टैंकर की समुचित व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ित लोगों को आवागमन की कठिनाई को देखते हुए आवश्यकता अनुसार 38 नाव उपलब्ध कराए गए हैं। इन नावों पर लोगों के आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जिले के बाढ़ प्रभावित औराई प्रखंड में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के सामने तो कम्युनिटी किचन में खाना दिया गया, पर अधिकारियों के जाने के बाद खाना नहीं मिल रहा है। वहीं सामुदायिक किचन में गड़बड़ी मिल रही शिकायतों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा देखने के बाद कहा जानकारी मिली है, मैं खुद जाकर देखता हूं और व्यवस्था कराता हूं। सब बेटा नहीं है, बाहर है और उसका कुछ नहीं निकला है, ना हमारे निकला है। हम कार से भूखे प्यासे हम मर रहे हैं सर की, ना और कुछ नहीं हमको घर से निकला है, सब भास गया है सवेरे। हम की ना सब इसको हम सड़क पर घूमे नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी जा रहे हैं घर पे, अति स्कूल में, रोड पे। क्या नाम है आपका? दीपलाल। बोलना देते हैं। सामुदायिक किचन चलाए गए 15 जगह राहत शिविर और सामुदायिक किचन संचालन कर रहे हैं। एनएच वगैरह पर जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? एनएच वाले लोग के लिए जो है, जो मवेशी लगा हुआ है उसके लिए हम लोग चारा की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो लोग हैं हमारे उनके लिए हम लोग जो शीट होता है, पॉलिथीन शीट होता है, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से कलश स्थापन के साथ नवरात्र पूजा की शुरुआत होगी। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जो शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व दुनिया भर में दुर्गा उत्सव के नाम से विख्यात है। दुर्गा पूजा का उत्सव निरंतर 10 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को देवी दुर्गा के भक्तों द्वारा बहुत ही उत्साह एवं जोश के साथ मनाया जाता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। मां दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती है। मां दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। पान समाज को अनुसूचित जाति से हटाए जाने के विरोध में पान समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। अनुसूचित जाति से पान समाज को बाहर निकालने के खिलाफ बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी पटना ने मंगलवार को संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी ने समाहरणालय के धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। मौके पर जिला पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला संयोजक मंडल सदस्य रामचरित्र दास ने कहा कि पान समाज सन 1950 से ही अनुसूचित जाति की केंद्रीय सूची में क्रमांक 18 पर सूचीबद्ध है।
तांती ततब के नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय को संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है, जबकि ये मूल रूप से पान जाति का उपाधि पर्यायवाची है। भारत सरकार ने सन 1967 में ही बिल नंबर 119B में बिहार अनुसूचित जाति के क्रमांक 20 पान, संवासी, तांती, तत्वा को एक साथ जोड़कर संसद में बिल की पेश किया था, पर विधानमंडल या संसद में पान समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं होने के कारण हमारे समाज के साथ राजनीतिकरण कर भेदभाव कर पान समाज को संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है। स्पेंडिंग बिल को पुनः संसद में पास करने के लिए आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। अगर हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपनी आंदोलन आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि हम लोग को जो अनुसूचित जाति का संवैधानिक अधिकार जो 15 जुलाई 2024 को छीना गया है उसको वापस करना। 1967 में हम लोग के समाज का पान स्वासी के साथ तांती ततमा को जोड़ने के लिए जो बिल लाया गया था लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया। फिर सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पान स्वासी के साथ तांती ततमा नहीं जोड़ के पानहर जोड़ दिया गया। और हम लोग का मांग है कि 1967 का फिर से वो जो 2002 में पानहर जो जोड़ा गया था दुर्भाग्य से उसको फिर से अमेंडमेंट बिल लाके पान स्वासी के साथ तांती ततमा को जोड़ दिया जाए और हम लोग का जो अनुसूचित जाति का संवैधानिक अधिकार जो छीना गया है उसको दिया जाए। और आज हम लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग डीएम सर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आवेदन देने का ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी को देने का काम कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को देने का काम कर रहे हैं। माननीय हम लोग का आरक्षण से वंचित कर दिया गया है, आरक्षण दे करके छीन लिया गया है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। हम लोग का बेरोजगारी बहुत है और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कहीं परीक्षा दिए हुए हैं और सब अथी से पान समाज से दिए हुए हैं। सब बच्चे लोग बहुत अथी में एकदम पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पूनम देवी है, सकरी सरैया घर। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर वरीय नागरिक संस्था द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। वरीय नागरिक सेवा संस्था ने मंगलवार को नया टोला स्थित थियोसोफिकल लॉज में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुजुर्गों को इसमें सम्मानित भी किया गया। मौके पर वरीय नागरिक सेवा संस्था के सचिव संतोष कुमार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वरीय नागरिक सेवा संस्था ने आज यानी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के समाज सेवियों को वरीय नागरिक सेवा संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुजुर्गों को शॉल उठाकर व माला पहनाकर संस्था की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। संतोष कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम हर वर्ष 1 अक्टूबर के दिन वरीय नागरिक सेवा संस्था की ओर से आयोजित की जाती है। आज वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग विद्वान समाज सेवी ऐसे व्यक्तियों को जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं उन लोगों को सम्मानित करते हैं। किन लोगों को सम्मानित किया गया? अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है श्री जयंत कुमार को और छट्टू सहनी जी को। किन चीजों से सम्मानित किया गया? इन लोगों को हम लोग माला पहना करके, चादर ओढ़ा करके और उन लोगों को वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरपुर जिले के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर राजद के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला महानगर अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के पैसे को सरकार लूट रही है। जो स्मार्ट मीटर से रुपया कटने की रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है। इस मीटर को हटाकर पहले वाला मीटर सरकार को लगाना होगा। मौके पर युवा प्रदेश महासचिव रतन चौधरी, राहत राजा, वसीम अहमद मुन्ना, अकबर अली, परवेज, सब्बीर अंसानी आदि लोग मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर
सभी प्रखंड मुख्यालयों पर और जहाँ जहाँ महानगर की कमेटी है वहाँ शहर के मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल भी शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना देकर बिहार सरकार को यह चेतावनी दे रही है कि आपने 20 सालों के अंदर तीसरी बार जो मीटर बदलने के नाम पर अडानी और नागार्जुन ग्रुप से साठगांठ कर जो बड़े पैमाने पर पैसे की लूट कर रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को ठगने का काम कर रहे हैं, जो एक आम उपभोक्ता जिनके घरों में 2 पंखा 2 बिजली का बल्ब होता है, जिसका पहले बिल 500-700 रुपया महीना आया करता था, आज किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 रुपया महीना का बिल आता है और एकाएक उनके बिल से पैसे कट जाते हैं। आखिर वो पैसा जाता है तो कहाँ जाता है? आज पूरे बिहार की आम जनता जो है स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुकी है। चारों तरफ जिस तरह बाढ़ जो है भयावह रूप अख्तियार किए हुआ है, उसी तरह जो है स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता के बीच में तराहिमाम मचा हुआ है। आम जनता जो है नीतीश सरकार से ये पूछ रही है कि आखिर क्या इससे पहले जो मीटर लगा था क्या वो मीटर सही नहीं था, जो आज आप फिर स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है पैसे की बड़े पैमाने पर उगाही कर रहे हैं। और जो स्मार्ट मीटर है वो मेल और एक्सप्रेस के स्पीड में नहीं बल्कि राजधानी और शताब्दी के स्पीड में चल रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एलिस कॉलेज के सभागार में दिनकर साहित्य एकेडमी द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव का समापन समारोह किया गया। राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी और रंगट सिंह महाविद्यालय की संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एलिस कॉलेज के JP कृपलानी सभागार में 3 दिवसीय तिरहुत साहित्य उत्सव का समापन समारोह किया गया, जिसमें पूरे देश भर से आए साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी ने निर्देशक आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि सन 2018 से ही राष्ट्र कवि दिनकर एकेडमी रंगट सिंह महाविद्यालय में साहित्य उत्सव मनाता आ रहा है,
3 दिवसीय तिरहुत साहित्य उत्सव वैशाली और सोनपुर में मनाने के बाद आज मुजफ्फरपुर में इसका समापन किया जा रहा है। तिरहुत साहित्य उत्सव की विशेषता यह है कि इसमें 7 से 8 भाषाओं के साहित्यकार विद्वान इस उत्सव में पहुंचकर अपनी भाषाओं के दशा और दिशा पर व्याख्यान देते हैं। आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को जीवित रखना यह भी समाज का दायित्व है। इसलिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर साहित्यकारों को सम्मानित भी करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और लंगट सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सन 2018 से ही इस महाविद्यालय में हम लोग प्रत्येक वर्ष तिरहुत साहित्य उत्सव, तिरहुत लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं। उसी का 2024 का ये चैप्टर आज चल रहा है और 3 दिनों का ये कार्यक्रम है, जिसका 2 दिन वैशाली और सोनपुर में हुआ है। आज समापन समारोह है। इस लिटरेचर फेस्टिवल की विशेषता है कि हम 7-8 भाषाओं के विद्वानों को बुलाते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, और इसके अलावा जो 5 हमारी लोकल लैंग्वेज हैं, हमारी बिहार की भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका वगैरह वगैरह, और सबके विद्वान अपनी भाषा की दशा और दिशा पर व्याख्यान देते हैं। तो एक अनोखा, और पूरे बिहार प्रदेश में 9 भाषाओं के ऊपर परिचर्चा किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं होती है। सरकार के द्वारा जो पटना लिटरेचर फेस्टिवल किया जाता है, वहाँ भी इतनी भाषाओं पर चर्चा नहीं होती है। ये इस छोटे से इस फेस्टिवल की, लिटरेचर फेस्टिवल की विशेषता है। दूसरा, हम इस आयोजन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि समाज, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। इसलिए साहित्य को जीवित रखना ये भी समाज का दायित्व है। कवियों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेखकों का सम्मान किया जाना चाहिए। बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पूर्व संध्या पर बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जिला समाहरणालय परिसर स्थित अनशन स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को 5 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। 5 सूत्री मांगों में बज्जिका भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, भारत सरकार द्वारा की जाने वाले राष्ट्रीय जनगणना में बज्जिका भाषा के लिए जनगणना कोड निर्धारित किया जाए, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय और बिहार सरकार को निर्देश दिया जाए कि बज्जिका भाषा के लिए बज्जिका अकादमी का शीघ्र संगठन करे, बिहार की बज्जिकांचल क्षेत्र के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में बज्जिका की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ की जाए, बिहार सरकार द्वारा पूर्व से घोषित 5वीं कक्षा तक मातृभाषा बज्जिका की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ की जाए। मौके पर धरनार्थी डॉक्टर उषा किरण श्रीवास्तव ने बताया कि बज्जिका भाषा बिहार के बज्जिकांचल क्षेत्र की मातृभाषा है तथा भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजभाषा है। बज्जिकांचल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश ने बताया कि भारत में बिहार राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णतः पूर्वी चंपारण और सारण के अनेक प्रखंड में अंशतः बोली जाने वाली लगभग 3.5 करोड़ बज्जिकांचल वासियों की मातृभाषा है। ग्राम वार्ड निर्माण समिति के अध्यक्ष आनंद पटेल ने बताया कि बज्जिका भाषा प्राचीन बज्जी गणराज्य की भाषा रही है, जो लोकतंत्र की जननी वैशाली के रूप में आज विश्व में प्रतिस्थापित है, परंतु वर्तमान में भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा उपेक्षित है। साई सेवादार अविनाश कुमार ने बताया कि हमारी मातृभाषा बज्जिका को देश की अन्य भाषाओं की तरह मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, यह हम सभी बज्जिकांचल वासियों की मांग है। आई हम सब अपन मातृभाषा के सम्मान देवे लागी बैठल हती। हमर मातृभाषा बज्जिका है, हमर नानी के बोली है, हमर दादी के बोली है, हमर पूर्वज के बोली है, ओकरा उपेक्षित कैल जाइए। आज हम सब सोच लेली हमारा पास समृद्ध साहित्य है, साहित्य में कोई कमी न है, बज्जिका साहित्य में हर चीज से हम सब संपन्न हती। आज 20 साल से हम सब संघर्षरत हती, लेकिन सरकार प्रशासन सुन न रहल है। आज हम सब ध्यान दियावे लागी बज्जिका भाषा के तरफ ध्यान आकर्षित करे लागी प्रशासन के
लाचार होके मजबूर होके धरना पर बैठली है। आज के बात न है, आज हम सब पहला दिन बैठ रही, एकरा बाद हम सब कोई राज्य स्तरीय जाए, राष्ट्र में जाए। हम अपन मातृभाषा आई के भाषा न है, हमर भाषा मातृभाषा बज्जी संघ के भाषा है, सबसे पुरान भाषा है। एकर 5 सूत्री मांग हम सब कर रहल थी। 5 सूत्री मांग, तो वही 5 सूत्री मांग में है बज्जिका भाषा के संविधान के 8वीं सूची में शामिल कैल जाए। दोसर, मारवाड़ी युवा मंच द्वारा नवरात्रि के अवसर पर गरबा और दांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 6 अक्टूबर दिन रविवार संध्या 5 बजे से 10 बजे तक दांडिया उत्सव का आयोजन होगा। आयोजन इमली चट्टी स्थित होटल लिच्छवी विहार में किया जाएगा, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाखा अध्यक्ष वरुण अग्रवाल ने कहा कि यह दांडिया उत्सव मंच की 16वीं प्रस्तुति है। इस कार्यक्रम में केवल कपल को ही प्रवेश करने दिया जाएगा ताकि पारिवारिक माहौल बना रहे। इस कार्यक्रम में दुर्गा मां की आराधना करने सभी शहरवासी गुजराती परिधान में परिवार संग एकत्रित होंगे। दांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया गया है, जो भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में कोलकाता से राधा कृष्ण सोनू नृत्य नाटिका ग्रुप की जोड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी। शाखा पूर्व सचिव आयुष अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से लगातार हो रहा है और पूरे शहर को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। इसमें लगभग 2000 प्रतिभागी पारंपरिक गरबा की पोशाक में आते हैं और यहाँ उनको दांडिया दिया जाता है। पूरा परिसर में एक मनमोहक दृश्य नजर आता है। इस कार्यक्रम में सिर्फ जोड़ी को ही एंट्री दी जाती है। जोड़ी में एक महिला का होना आवश्यक है। समिति में संयोजक राहुल तुलसियान और आभास अग्रवाल बनाए गए हैं। कार्यक्रम के टिकट लोग इस जगह से प्राप्त कर सकते हैं। गरबा रात की टिकट लेने के लिए संपर्क करें डांस मेनिया पुरानी बाजार, अभिरुचि कलेक्शन मोती झील, ब्यूटी केयर इस्लामपुर, बॉम्बे ऑप्टिकल अखाड़ा घाट रोड, राधेश्याम ज्वेलर्स सोनरपट्टी, सजावट सरैयागंज, रानी सती पंकज मार्केट, प्रतिज्ञा शूट कलेक्शन सूतापट्टी, डेली नीड्स सिकंदरपुर, हंगरी बर्ड्स मिठनपुरा। यह कॉन्फ्रेंस जो आज किया जा रहा है मारवाड़ी मुजफ्फरपुर शाखा कार्यालय में किया जा रहा है। हमारा आगामी रविवार को गरबा या दांडिया उत्सव स्थानीय लिच्छवी विहार ग्राउंड में होने जा रहा है। यह हमारा 16वां प्रस्तुति होगा। पिछले 15 सालों से मारवाड़ी युवा मंच परिवार यह कार्यक्रम करता आया है और ये हम लोग इस साल फिर से करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो है सिर्फ कपल एंट्री हम लोग देते हैं ताकि वहाँ फैमिली माहौल बना रहे। ये टिकट जो है 700 रुपये पर कपल है, जिसमें हम लोग फूड कूपन और अट्रैक्टिव जो है इसमें गिफ्ट हम लोग देते हैं। टाइमिंग संध्या 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। 6 अक्टूबर 2024। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की? सुरक्षा को लेकर हमारा जो है एंट्री गेट पे जो है बाउंसर्स रहेंगे, लेडीज और जेंट्स दोनों रहेंगे वहाँ पे बाउंसर्स में। टीम डांस की तरफ से क्या वर्कशॉप दिया जाए? टीम अभी जो गरबा 6 अक्टूबर को होना है उसके लिए आज से ही जो है टीम डांस मानिया की तरफ से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक संध्या जो है फ्री जो है गरबा सिखाया जाएगा। इस बार गरबा के लिए जो टीम आ रही है वो कलकत्ता से सोनू डांस ट्रूप आ रही है और वो अपने स्वरूप में बहुत ही बेहतरीन है। कुछ प्राइज वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? जी हाँ, वो उस दिन हम लोग की तरफ से जो है अट्रैक्टिव प्राइजेस जो है वहाँ पे कपल्स को दिए जाएंगे। अभी जो है इसके लिए कुछ सवाल भी फेसबुक पे शेयर किए जा रहे हैं, उनका जो जवाब आ रहा है उसको लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा और जो विजेता होंगे उनको वहाँ पे दिया जाएगा। फेसबुक पे सर्च करने के लिए क्या करना है? फेसबुक पे सर्च करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच पेज पे जाना होगा। इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के द्वारा दांडिया ईव का आयोजन किया गया। नवरात्रि के आगमन की खुशी में इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि ने मंगलवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में दांडिया इवेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की सभी सदस्य शामिल होकर आपस में दांडिया खेली।
मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के अध्यक्षा प्रीति सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के आगमन पर इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के द्वारा डांडिया इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने डांडिया खेली, नृत्य किया और जमकर मस्ती की। वहीं पूर्व अध्यक्ष आत्रेय गुप्ता ने बताया कि डांडिया इवेंट के दौरान बहुत तरह के कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विदिशा और आराध्या विजयी हुई, जिन्हें उपहार देकर सम्मानित किया गया। मैं इनरव्हील पुष्पांजलि के अध्यक्ष, आज हमने और हमारी टीम ने मिलकर के डांडिया किए हैं। इसमें बहुत सारे मौज मस्ती किए हैं, हम लोग नृत्य किए हैं, कंपटीशन डांस किए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि नवरात्रि की सभी को एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं और डांडिया जैसे कि हमारे इनरव्हील क्लब में हम लोग हमेशा से मनाते आ रहे हैं, उसी को फिर से हम लोग मना रहे हैं। कुछ प्रतियोगिता भी हुआ है? यस, प्रतियोगिता हुआ है, हमारे 2 गेम्स हुए हैं। अवार्ड भी मिला है? इन लोगों ने जीता है प्रतियोगिता, बच्चे लोग विनर बने हैं। क्या परिचय हुआ? आज यहाँ इनरव्हील क्लब पुष्पांजलि की तरफ से डांडिया का आयोजन किया गया है, जो कि हम लोग नवरात्रि के पहले कर रहे हैं। डांडिया का नवरात्रि का जो दुर्गा माँ का आगमन होता है, उसके लिए हम लोग डांडिया कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है बस सबको खुशी खुशहाली रखना, सबको अपना नृत्य के हम लोग गेम्स खेलें। और कुछ हुआ है? हाँ, यहाँ पे 2 गेम्स हुए हैं, जिसकी एक की विनर हुई है दिविशा और दूसरे गेम की विनर हुई आराध्या। मेरा नाम आत्रेय गुप्ता, इनरव्हील पुष्पांजलि के पास्ट प्रेसिडेंट। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।